सुबह से कविता का मन बहुत घबरा रहा था। भैया माँ से हर रविवार बात कराते हैं, पर पिछले 2 रविवारों से भैया ने यह कहकर बात नहीं कराई कि माँ आजकल सत्संग में जाने लगी है, तो उस समय घर पर नहीं होती। आज सोमवार है, पर कविता का मन ऑफिस में भी नहीं लग रहा। बार बार माँ का उदास चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम जाता है। जब वह पिछली बार भारत गई थी, तो नई नवेली भाभी की तेज तर्रार तेवर और उसके आगे घिघियाती माँ की निरीह आंखें उसे आज भी याद है। कविता एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बढ़ी। माँ और पिताजी मिडिल स्कूल पास थे। पिताजी किराने की दुकान चलाते थे, पर अपने बच्चों को खूब पढ़ाना चाहते थे। कविता पढ़ने लिखने में होशियार बच्ची थी। बड़े भाई रवि का मन पढ़ाई में ज़्यादा ना था, तो वह पिता की छोटी सी किराने की दुकान संभाला करता। अचानक एक दिन हृदयाघात से पिता चल बसे। कविता और रवि ने बहुत मुश्किल से माँ विभा जी को संभाला। कविता की भी अच्छी नौकरी लग गई। साथ काम करने वाले राजीव के साथ धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और फिर दोनों को लगा कि एक दूजे के लिए ही बने हैं और उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। राजीव को अमेरिका में जॉब मिल गई। शादी के बाद कविता भी वहीं चली गई और 2 महीने बाद उसे भी अमेरिका में जॉब मिल गई। दोनों अपनी गृहस्थी में खुश थे। एक दिन माँ ने खुशखबरी दी कि भैया की शादी पक्की हो गई है। लड़की का नाम रीता है। भाभी उनके किसी दोस्त की बहन थी, जिन्हें भैया पसंद करने लगे थे, इसलिए माँ ने खुशी खुशी रजामंदी दे दी। शादी के समय कविता गर्भवती थी, इसलिए भारत नहीं आ सकी। शादी के अगले दिन माँ ने उसे फ़ोन पर अच्छे से संपन्न हुए सारे वैवाहिक कार्यक्रमों के बारे में गदगद होकर बताया। माँ चांद सी सुंदर बहू पाकर बहुत खुश थी। वो कविता से कहती, अब बहू के आने पर ऐसा लगता है जैसे तू वापस आ गई। घर में रौनक हो गई है। अपनी डिलीवरी के बाद जब कविता अपनी नन्ही बिटिया के साथ भारत आई और भाभी से पहली बार मिली, तो मन के किसी कोने में बसी माँ समान भाभी की तस्वीर कुछ दरक गई। यूँ तो भाभी कविता से बहुत मीठा व्यवहार करती थी, पर सब दिखावटी सा लगता था और खासकर माँ के प्रति रीता भाभी का व्यवहार देखकर कविता को अच्छा नहीं लग रहा था। भाभी कविता के सामने तो माँ से अच्छे से पेश आती थी, पर कविता के पीठ पीछे माँ से बात करते वक्त भाभी की आवाज़ बड़ी कर्कश हो जाती थी, जो जाने अनजाने कविता के कानों में पड़ गई थी। और माँ भी भाभी से डरी डरी सी रहती थी। एक बार कविता ने माँ से पूछा भी, माँ क्या आप यहाँ खुश हो? भाभी का व्यवहार आपके साथ कैसा है? तब माँ ने कहा, बेटा अब वह नई नई आई है, हमें भी तो उसे थोड़ा समय देना चाहिए और मैंने उसे अपनी बेटी ही माना है। वह भी कभी न कभी मुझे अपनी माँ के समान ही मान लेगी। कविता ने माँ से वादा लिया, यदि कोई भी परेशानी होगी तो बेझिझक कविता को बताएंगी। माँ ने मुस्कुराकर कविता के गाल थपथपाए और कहा, बेटा तू तो अपनी गृहस्थी पर ध्यान दे। बेटियां ससुराल में खुश रहें तो माँ बाप तो वैसे ही गंगा नहा जाते हैं। मेरी देखभाल के लिए तेरा भाई भाभी तो है ही न बिटिया। कविता वापस अमेरिका आ गई। कुछ दिन बाद भैया के मोबाइल से माँ का फ़ोन आया। बोली कि उनका फ़ोन खराब हो गया है, तब वो भैया के फ़ोन से ही बात किया करेंगी। भैया के फ़ोन से हर रविवार कविता की माँ से बात हो जाती थी। सब ठीक चल रहा था। 2 साल का समय ऐसे ही पंख लगाकर उड़ गया। अब जब पिछले 2 रविवार से माँ से बात नहीं हुई, तो कविता का दिल घबरा उठा। भाभी का नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। उसे लगा बुढ़ापा है, हो सकता है माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो और भैया भाभी उसे परेशान ना करना चाहते हों। ये सोचकर उसकी आंखें नम हो गई। उसने तुरंत माँ की इकलौती और सबसे पुरानी सहेली सुभद्रा मौसी को फ़ोन लगाया। सुभद्रा मौसी के हालचाल पूछकर कविता ने माँ के बारे में अपनी चिंता जाहिर की। सुभद्रा मौसी ठंडी सांस लेकर बोली, विभा ने किसी को भी बताने से मना किया था, पर तू परेशान है इसलिए बता रही हूँ। तेरे भाई भाभी ने विभा को वृद्धाश्रम भेज दिया है। रवि कह रहा था कि माँ अपने हम उम्र लोगों के साथ वहाँ खुश रहेगी और घर में भी कलह नहीं होगा। सच कविता, विभा को वृद्धाश्रम जाता देखकर मैं रो पड़ी। मैं तो खुद भी अपने बच्चों पर आश्रित हूँ, इसलिए विभा के लिए कुछ ना कर सकी। अब तू ही कुछ कर। पता नहीं हम बूढ़े लोग किसी को क्यों पसंद नहीं आते।
ये कहकर रोती हुई सुभद्रा मौसी ने फोन रख दिया। यह सुनकर कविता फफक फफक कर रो पड़ी। जब कुछ देर रोकर अपने आप को संभाला तो तुरंत भैया को फोन लगाकर खूब खरी खोटी सुनाई और बोली, मैं अगले हफ्ते आकर माँ को अपने साथ ले जाऊंगी। अब आप माँ की जिम्मेदारी से मुक्त हो। कविता ने अगले हफ्ते की भारत आने की टिकट बुक कराई। पति को सारी बात बताकर वो पैकिंग में लग गई। कविता ने सुभद्रा मौसी को भी अपने आने की खबर दी और माँ को अमेरिका लाने की सरकारी कागजी कार्यवाही भी शुरू कर दी। अगले हफ्ते जब वो भारत आई तो एयरपोर्ट से बाहर निकलकर देखा रवि भैया और माँ उसे लेने आए थे। कविता चकित रह गई और माँ से लिपटकर रोने लगी। तभी भैया ने झिझकते हुए कहा, मैं कार लेकर आता हूँ, थोड़ी ज़्यादा ही दूर पार्क की है। पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही थी। कविता की आंखों में सैकड़ों प्रश्न थे। माँ ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तू यही सोच रही है ना कि मुझे तेरे आने का पता कैसे चला, तेरे भाई भाभी का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया और मैं एक हफ्ते में वृद्धाश्रम से घर कैसे आ गई। कविता ने हाँ में सिर हिलाया। माँ बोली, तो सुन, सुभद्रा मुझसे मिलने आई थी, उसने ही तेरे आने के बारे में बताया। सच कहूँ तो मैं उस दिन बहुत रोई कि अब मुझे ज़िंदगी की शाम में अपना देश छोड़ना पड़ेगा और अपनी बेटी के घर रहना पड़ेगा, जबकि हमारे समाज में तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। फिर शायद भगवान ने मेरी सुन ली और अगले ही दिन रवि और रीता मुझे वृद्धाश्रम से वापस घर ले जाने के लिए आए। दोनों ने मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। रीता तो मेरे पैरों में गिरकर रो पड़ी। बाद में रवि ने बताया कि रीता की भाभी ने भी उसकी माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया है और इस बात को सुनकर रीता को लगा कि शायद ईश्वर ने उसे उसके कर्मों की सज़ा दी है। तब से उसने खाना पीना छोड़ दिया और आपको वापस लाने की रट लगा रखी थी। कविता के चेहरे पर अभी भी असमंजस के भाव थे। विभा ने उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा, अब सब ठीक है बिटिया। घर वापस आने के बाद मैंने रीता से कहकर उसकी माँ को भी आश्रम से अपने ही घर बुला लिया है, जिसके लिए रीता मुझे बहुत धन्यवाद देती रहती है। पर बेटा, मैंने रीता की माँ पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि भुक्तभोगी होने के कारण उनके दर्द को समझा है। इतने में रवि भैया भी कार लेकर आ गए और मैं अपने आंसू पोंछते हुए कार में जा बैठी। एक हफ्ते से भावनाओं का जो ज्वार भाटा मेरे मन में चल रहा था वो अब शांत हो गया। मेरे चेहरे पर भी उगते सूरज की लाली मुस्कुराहट के रूप में फैल गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। संगीता जी अपनी बहू और बेटे के साथ रहती थी। उनके पति विजय जी को गुजरे 3 साल हो गए थे। संगीता जी के घर में ज़्यादातर बहू मीना का ही राज था। एक दिन सास संगीता जी ने बहू मीना से कहा, मीना बहू, नेहा का फ़ोन आया था, वह आना चाह रही है कुछ दिनों के लिए। मीना मुंह बनाते हुए बोली, क्यों मम्मी जी, आखिर नेहा दीदी को यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? सास संगीता ने कहा, अरे शादीशुदा होने का ये मतलब तो नहीं होता ना कि मायके से बेटी का हक ही खत्म हो गया है। और दूसरी बात, नेहा कोई शौक से नहीं आ रही है। कई महीनों से दामाद जी की खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो वहाँ के डॉक्टर ने बड़े शहर के अस्पताल में दिखाने को बोला है, इसीलिए आ रही है। यहाँ तो एक से बढ़कर एक बड़े डॉक्टर हैं। नेहा बोल रही थी, सारी जांच होने और इलाज करवाने में कम से कम 20 से 25 दिन तो लग ही जाएंगे। तब तक तो उसे यहाँ रहना होगा। मीना ने बोला, पर मम्मी जी, आपसे कुछ छुपा हुआ है क्या? हमारे सारे फ्लैट किराए पर दिए हुए हैं और आपने दीदी को हमसे बिना पूछे ही आने के लिए कह दिया, और इस घर में सब कैसे एडजस्ट हो पाएगा? बहू, 3 कमरे तो है ही। बिट्टू मेरे कमरे में सो जाएगा और मिनी तो वैसे भी तुम दोनों के साथ ही सोती है। अपनों के लिए क्या कुछ दिन एडजस्ट नहीं कर सकते? बेचारी नेहा छुट्टी मनाने नहीं, परेशानी में आ रही है। मीना ने कहा, देखती हूँ मम्मी जी, पर अभी आप कंफर्म मत कर देना। वैसे जीजा जी के एक रिश्तेदार के भाई भी तो यहीं रहते हैं, यहाँ उनके घर में भी तो रह सकती हैं नेहा दीदी। यह सुनकर संगीता जी बोली,
बहू, वह 2 बेडरूम का घर है। वहाँ जेठ जेठानी और उनके बच्चे भी बड़े बड़े हैं। वहाँ मुश्किल होगा रहना। ऊपर से उनकी जेठानी का तीखा स्वभाव। सास की इन बातों को सुनते ही मीना बोली, आप छोड़िए मम्मी जी, मैं शाम को खुद नेहा दीदी से बात कर लूंगी। कुछ ना कुछ तो उपाय निकल ही आएगा। सास संगीता जी को बहू की बातें ठीक न लगी, लेकिन वे मन मारकर चुप रह गई। आखिर करती भी तो क्या, बेटा भी बहू की ही सुनता है। संगीता जी सोच में पड़ गई कि आखिर इसमें सोचने और विचारने की क्या बात है। मेरी बेटी का अब इतना भी हक नहीं कि थोड़े दिन अपने मायके में रह ले। घर की इकलौती बेटी बीमारी अजारी में अगर 20-25 दिन रह जाएगी तो क्या अनर्थ हो जाएगा। नेहा ने तो हमेशा मीना को छोटी बहन की तरह माना है। शायद नेहा का तौर तरीके सिखाना और उचित सलाह देना पढ़ी लिखी मीना को पसंद नहीं आया और वो मन ही मन उससे खार खाने लगी और उसे नापसंद करने लगी। दामाद जी नौकरी पेशा वाले थे और बच्चे स्कूल जाने वाले, तो नेहा कभी भी 1-2 दिन से ज़्यादा मायके में रही ही नहीं। लेकिन उतने कम दिनों में भी मीना का रवैया कटा कटा सा रहता। मीना का ऐसा व्यवहार देखकर नेहा ने उसे सलाह मशवरा देना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। पर मीना का स्वभाव नहीं बदला। नेहा की भी इच्छा नहीं होती थी कि वो मायके आए, क्योंकि मायके में भाभी का रवैया नेहा के प्रति बहुत ही रूखा था। मीना का नेहा दीदी का कुछ समझाना या कुछ बोलना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। इसीलिए वह नहीं चाहती थी कि नेहा यहाँ आकर रहे। पर मायका होते हुए भी बेटी अगर होटल में रहे तो ये भी तो शोभा नहीं देता। और फिर वो नेहा को कैसे कहेगी कि वो यहाँ आकर ना रहे। अचानक मीना ने कुछ सोचकर नेहा को फोन किया। वह बोली, दीदी, कल से कितनी बार फोन कर चुकी हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? मीना ने तल्ख लहजे में नेहा से कहा। नेहा ने कहा, क्या बताऊं भाभी, कल से हमारे बगल में इतना हंगामा मचा हुआ है कि उसी में उलझी पड़ी हूँ। हमारे बगल वाले भैया ने अपनी जमीन बिल्डर को दे दी। अभी 8 दिन पहले उस बिल्डर ने नीचे एक बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऊपर फ्लैट बनाने की बात की। भैया को 20 फ्लैट में से 6 फ्लैट देगा और 20 दुकानों में से 10 दुकान देने की बात हो गई थी। काम शुरू होने ही वाला था कि उनकी दोनों बहनें आ धमकी और अपना अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। और भैया कह रहे थे, सब बांट ही देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। तुम लोगों की शादी और दहेज में तो खर्च किया ही था, अब इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। पर बहनों ने कोर्ट जाने की धमकी दी और पुलिस दारोगा बुलाकर काम भी रुकवा दिया और बोली, पिताजी का घर रहता तो हम हक ना मांगते, पर जब उस पर भाई इतना लंबा चौड़ा बिजनेस कर रहा है तो हमें भी अपना हिस्सा चाहिए। दोनों पक्षों को समझाने में सबके साथ मैं भी व्यस्त थी। भाभी, आप तो मेरी आदत जानती ही हो, इस चक्कर में फ़ोन नहीं देख पाई। इस तरह से ननद और भाभी में लंबी बात चली। बोलो भाभी, आप क्या कह रही थी? नेहा अपने ननद की यह बातें सुनकर हड़बड़ाहट में बोली, मैं क्या कह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी, नहीं नहीं, पूछ रही थी आपके आने के बारे में। अब जीजा जी कैसे हैं? कब आने का प्रोग्राम है आपका? नेहा ने कहा, भाभी, कल से थोड़ा सुधार लग रहा है। डॉक्टर ने जो दवाई बदली है शायद अब असर कर रही है। मीना ने तुरंत बोला, ना दीदी, ना, रिस्क मत लो, एक बार आकर सारी जांच करवा लो। मीना की यह बातें सुनते ही नेहा कहती है, ठीक कहती हो बाबू भाभी। सच कहूँ तो मन में बड़ा संकोच था। अभी तक माँ तो बुला रही थी, पर तुम्हारा फोन नहीं आया था तो कदम नहीं उठ रहे थे वहां आने के लिए। भाभी, हमारे आने से आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? और मेरे बारे में यह मत सोचिएगा कि मैं अपने भाई की प्रॉपर्टी में लालच रखती हूँ। इनके इलाज के चलते मुझे वहाँ रुकना पड़ रहा है, नहीं तो 2-3 दिन से ज़्यादा तो मैं कभी वहाँ रह ही नहीं पाई। मुझे तो सिर्फ अपने मायके के सुखद पल चाहिए जो हर बेटी को मायके में रहने का मिलता है। भाभी, अगर मायके में ढेर सारा प्यार और मान सम्मान मिलता रहे तो मायके जाने का उत्साह बना रहता है। और भाभी, मैं उन बहनों में से नहीं हूँ जो अपने भाई के प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा जताए। मुझे कोई लालच नहीं है। नेहा दीदी की बातें सुन मीना ने
ननद से रिश्ते ठीक रखने में भलाई समझी। नेहा अपने स्वर में मिठास घोलते हुए बोली, दीदी आपका घर है, जब आओ जब जाओ, और प्यार मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? भला कोई और बेटी थोड़े ही है इस घर की। भले ही ऐसे फोन करती ना करती, जीजा जी की तबीयत की बात थी तो फोन करना ही था। मीना फोन रखने के बाद सोचने लगी कि मैंने तो सोचा था कि अपनी ननद से कह दूंगी कि दीदी मैं तो कुछ दिन के लिए मायके जाने का सोच रही हूँ, आपको आना हो तो आ जाओ। ननद खुद इशारा समझ जाएगी और नहीं आएगी। लेकिन फोन पर नेहा की बात सुनकर तो मीना का माथा ही ठनक गया। उसने सोचा ननद से अच्छे संबंध बनाकर रखूंगी तो सब अच्छा, वरना उसकी ननद को अपना हक मांगते देर न लगेगी। वैसे भी नेहा दीदी मुश्किल से साल भर में एक दो बार आ जाती हैं। अगर वह दोबारा आ भी जाएं तो उसमें उसका क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर नेहा दीदी ने बंटवारे की बात कर दी तब तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा। मीना ने ठान लिया था कि वह अपनी ननद से बना के रखेगी, नहीं तो प्रॉपर्टी का बंटवारा ना करना पड़े। अब मीना का व्यवहार नेहा दीदी के प्रति थोड़ा बदल गया था। समय समय पर नेहा दीदी से बात कर लिया करती थी। धीरे धीरे मीना का रवैया नेहा दीदी के प्रति अच्छा हो गया था। अब नेहा दीदी अपने मायके आने में बिल्कुल संकोच ना करती थी, क्योंकि मायका ही तो वह जगह है जहाँ वह अपने बचपन की यादें तरोताजा कर सकती हैं और भाभी और माँ के साथ थोड़े दिन खुशी खुशी बिता पाती हैं। तो दोस्तों, ये ननद भाभी की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।